सो बेसिकली ईआरपी का जो एडवांटेजेस है, ओके, नाउ ईआरपी का एडवांटेज में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना, ईआरपी इज अ वेरी लूजली यूज और मिसयूज टर्म एक्चुअली। जैसे बहुत लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हम लोग भी अपना कस्टमाइज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट अपने टिपिकली उसको डेवलप करते हैं। जैसे मेरा टेक्सटाइल के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो टेक्सटाइल के लिए यूज होता है, टिपिकली हम लोगों ने डेवलप किया है, लेकिन हम लोग भी उसको एक ईआरपी बोलते हैं। मतलब we call it as an ERP for textile and that, but this is not as per real definition. ERP is a generic software, enterprise resource planning. Okay, it takes care of almost all of your enterprise resources. Okay, then it is very generic. Now that is the definition, that is as per the definition itself, it has to be generic of an application. तो जो स्पेसिफिकली कस्टमाइज करके करते हैं आपके रिक्वायरमेंट, वी लूजली कॉल इट एज ERP, but it's not ERP. Okay. Now, ये ERPs जो भी रहते हैं, typically they are the big organizations and then they got thousands of people who are actually continuously developing it. And वो डेवलप करते करते वो स्टैंडर्ड मॉड्यूल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, उसको दे एम्बेड इनटू दैट ERP. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यू नो, कि जब अपने कोई भी ERP में जाते हैं तो लूज प्रैक्टिसेस या जो नॉट सो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो विच आर नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर अवॉइडेड. ओके, एंड जैसे अपने नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में क्या करते हैं, अपने बहुत सारी चीजें बाईपास करते रहते हैं कि चलो इसके बगैर भी चलने दो, ये है अभी परचेज करते हैं लेकिन विदाउट ऑर्डरिंग करते हैं. दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली. ओके, यहाँ इनवॉइस बन जाने के बाद में भी at different point of time we change that invoices. These are not good practices at all. So all these are the things, not good practice, not standard practices, are strongly avoided in any ERP, standard ERP. Okay, so this is one of the international best practices are incorporated. Okay, now this is the second very important point, the data audit. Okay, and no manipulation. Now this means what, they achieve this using logs. Extensive logging होता है. ओके, जो भी एंट्रीज हो रही है उसका पूरा लॉग होता है, कब हुआ, क्या हुआ, कौन से टर्मिनल से गया, किसने किया, ऑल दो थिंग्स आर थॉरली लॉग्ड एक्चुअली. ओके, नाउ लॉगिंग होने से क्या होता है कि जो आप अगर मैनिपुलेट करते हैं, अभी नाउ इट कुड बी दैट पर्सन इज डूइंग इट इंटेंशनली और इट डूइंग इट मैलिशियसली. ओके, जो भी है वो लॉग होगा. ओके, नाउ दैट इज वेयर दिस गिव्स अ, कोई जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इट गिव्स अ स्ट्रेंथ कि कोई आदमी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. ओके, एंड जो वीक ऑर्गेनाइजेशन है ये सब अलाउ करते हैं, वहां उनका ये वीकनेस हो जाता है. तो इसीलिए जो है ना, नो मैनिपुलेशन जो है, दिस इज एन एडवांटेज ऑल्सो एंड दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑल्सो. डिसएडवांटेज टू दोज कंपनीज जहां दे वांट दिस थिंग्स, तो उसके लिए ये रहता है. ओके, देन there's complete transparency. अभी complete transparency by absolute interlinked data. interlinked data मतलब कैसे है, कि क्या होता है कि जैसे अपने फॉर एग्जांपल जैसे बेस्ट प्रैक्टिस का भी एक एस्पेक्ट समझो. अभी अपने पास मोस्टली जो बहुत सारे जो कस्टम डेवलप सॉफ्टवेयर रहते हैं उसमें जैसे गुड्स इनवोड आता है, चालान के थ्रू आता है, राइट. फिर 4 दिन 10 दिन के बाद में वो बिल बनता है, इनवॉइस आता है, तो इनवॉइस अपने फीडिंग होता है, तो वो सबसे. अभी उसमें क्या होता है, जब इनवॉइस होता है या गुड आता है तभी ओनली अकाउंटिंग में अपने इफेक्ट देते हैं. उससे पहले चालान आ गया तो खत्म हो गया, राइट. नाउ दिस इज रियली स्पीकिंग नॉट अ करेक्ट एज सच अ प्रैक्टिस. रीजन क्या हुआ, गुड्स इनवर्ड आया मतलब एक्चुअली दिस बिकम्स एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सपोजिंग आग लग गई कल, तो व्हाट आर द टोटल एसेट्स, नॉट दैट which are on book but even the assets, because you are liable to pay for those things in any way. अगर आपके वहां फायर लगा तो you either receive that insurance and all that. तो actually account for करना जरूरी रहता है. Okay, now most of the packages they avoid these things, और वो उसके अंदर account for नहीं होता है, and therefore ये actually देखा जाएगा तो total data आपका इवन गुड्स इनवर्ड आता है, अपने चालान लेते हैं, चालान लेकर और उसको चालान से इनवर्ड लेते हैं, इनवर्ड लेके बिल भी आ गया, चलो ठीक है, वो अकाउंटिंग होगा. लेकिन अभी क्या होता है, जब इशू करते हैं ना, तो अपने इशू के टाइम पर वो उसका अकाउंटिंग का इफेक्ट नहीं डालते. ओके, इशू के टाइम पर अकाउंटिंग का इफेक्ट, बट एक्चुअली इट्स रॉन्ग, बिकॉज द गुड इज चेंजिंग द रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड और रॉ मटेरियल टू सेमी फिनिश्ड, तो अकाउंटिंग में होना चाहिए. तो यू शुड हैव दैट ऑनलाइन रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द स्टॉक्स. ओके, सो सेमी फिनिश्ड स्टॉक्स कितना है, स्टॉक्स कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, वगैरह वगैरह, वो हिसाब से. तो देयर
ये जो रहता है ना इंटरलिंक डेटा रहता है, तो अदरवाइज जो है ना दूसरे वाले इसमें ये पॉसिबल नहीं होता है। Okay, so ये interlinked data रहता है, so all the data that is happening or whatever it is that gets logged in a very smooth way. Okay, then this is also something very important, that's functional stability. Functional मतलब क्या है, मतलब स्पेशली इन SAP and all the standard ERPs, क्या होता है कि टिपिकली अदरवाइज क्या होता है कि भाई ये यहाँ करते हुए कुछ बग आ गया, या यहाँ से अपने क्रैश हो गया, यहाँ पर्टिकुलर इसका इस तरह से जाने की जगह पर वो गलत पोस्टिंग हो गया, एंड ऑल दैट वेरी कॉमन थिंग. We have been into software development and all that since 25, 87 years actually, since 25 plus years. तो ये unfortunately it's something which is very very rampant and it becomes a मतलब pain in the, जैसे बोल सकते हैं ना, to the client also and to the developers also, कि हम लोगों के लिए भी वो ट्रैकिंग करना कि यार ये इतना छोटा चेंज हुआ या कुछ हुआ वो कहाँ, तो all those kind of bugs and issues जो है ना, you can be 100% assured that this is just not going to happen in case of standard ERPs like SAP, Navision and all those things, right? So this is one thing. Then functional upgradations, okay? Now क्या होता है ERP में ऐसा रहता है ना कि since they have huge teams and all that, there is a continuous, you can say, almost upgradation in the functional elements also. Functional elements मतलब क्या? For example, अपने accounting एक aspect है, okay? Then there is this sales ordering है, okay? Sales ordering के पहले अगर जाएंगे तो opportunities है, okay? Sales ordering and all that, वो मतलब जब order आता है फाइनल उसके बाद में उसको कहते हैं opportunity means something which अभी तक कुछ भी order भी नहीं हुआ, फाइनल भी नहीं हुआ, okay? अभी ये क्या था, जैसे अपने कोई भी ERP, जैसे B1 की बात करूं तो B1 जब लॉन्च हुआ था ना, तो टिपिकली सेल्स ऑर्डर से शुरू होता है, मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग पैकेज ऑर्डर से. अब क्या होता है कि ओवर द पीरियड अभी ऑर्डर के सामने उन्होंने बोले बैकवर्ड और गए स्टेक प्रोसेस फंक्शनली, ओके, दे वेंट इन फॉर प्रोसेस विच इज नोन एज अपॉर्चुनिटी. ओके, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, आपका सेल्स पर्सन आइदर किसी पर्सन को मिलने जाता है, ओके, किसी पर्सन को मिलने जाता है, ही मे और मे नॉट बी योर क्लाइंट. आपका क्लाइंट नहीं है ना, तो क्या हुआ, this thing is something which otherwise any ERP will or any other software will not take care. वो क्लाइंट ही नहीं है अपना, ओके. तो अब क्या है ये, दिस इज कॉल्ड अ लीड. लीड मीन्स क्या, कि आपको इंफॉर्मेशन है कि देयर इज दिस पॉसिबिलिटी दैट देयर इज सम कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड और दे आर इन नीड ऑफ दिस. इट्स अ लीड. अनक्वालिफाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ लीड, ओके. अब ये जो है ना, दिस टेक्स केयर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट. दिस अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट मतलब अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है, उसको अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करना है. अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट न्यू मॉड्यूल, फंक्शनल मॉड्यूल, ओके, व्हिच कम्स टोटली बिफोर द सेल्स, ओके. सो सेल्स ऑर्डर के पहले वाला, मतलब इसने आपको बोला भी नहीं है अभी तक मेरे को कोटेशन दो एंड ऑल दैट, वो उस स्टेज के पहले तक लीड से लेकर प्रोस्पेक्ट, भाई आपको लीड मिला कि भाई ये यहाँ है, कुछ शायद कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांसेस है, यहाँ इधर बात चल रही है, नया कुछ काम होगा, तो आप गए उधर से थोड़ा इंक्वायरी किया, फाइंड आउट किया, ओके, हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन डू एंड दिस इज समथिंग व्हिच दिस गाइस आर इंटरेस्टेड. इनका बजट भी थोड़ा बहुत ट्यून है, भाई अपने 10 लाख का आइटम बेच से ये देख रहा है तो रफली 10 लाख के आसपास का पॉसिबिलिटी है ना. नहीं तो होता है अपने पास 10 लाख का आइटम है, वो तो 2 लाख से ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं है, तो अपने वो काम के नहीं है. तो लीड लीड्स टू प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट लीड्स टू कोटेशन. चलो आपने प्रोस्पेक्ट को मिला, ओके, सो ऑल द स्टेजेस ऑफ दिस आल्सो मैनेज करने का है, ओके. सो दैट मींस व्हाट, जब पहले नहीं था, फिर उन्होंने 1-2 साल में लोग क्या करते हैं ना, एवरी ईयर और 2 इयर्स, एवरी ईयर एक्चुअली एक नया वर्जन रिलीज करते हैं, ओके. वो नया वर्जन में 10-15 जिसको कहते हैं आई कॉल द चॉकलेट बॉक्सेस, वो चॉकलेट बॉक्सेस दे देते कि चल यार ये समथिंग, दिस इज समथिंग, सो ऐसा करके दे गो ऑन रिलीजिंग समथिंग और द अदर with every version, okay. So all the functional upgradation जो है ना, वो they are part of that, okay. So lead management से लेकर मतलब opportunity management सब वो आ गया. So that is something which was not there earlier, but it comes to the existing user at zero extra cost. इन लोगों का एक ही AMC रहता है, वो भी 17% AMC रहता है, और वो 17% में इन लोग ये continual functional upgradation also ये
देते हैं. सो दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल. जैसे हम लोग अपनी खुद की बात करें ना, तो हम लोगों ने पैकेज आपको बेचा, से फॉर एग्जांपल, ओके, आपने बोला मेरे को सेल्स मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल, दैट मॉड्यूल दे दो, ओके. अब टिपिकली क्या होता है, हम लोग कुछ ना कुछ कोई दूसरा क्लाइंट भी बनाएंगे ना, तो वो मॉड्यूल विल नॉट इंक्लूडेड. सर वो आपके साथ तो डील में हुआ ही नहीं था ऐसा. ओके, सो दिस इज एज अपोज टू दिस, दे आर सेलिंग दिस कम. हाँ, टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट अगर इन लोग रिलीज करते हैं सपोजिंग, तो उसका एक्स्ट्रा रहता है, बट अदरवाइज ऑल द फंक्शनल अपग्रेडेशन आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो, राइट. Okay, then what? Now that's another, this also technological upgrade is ना, then technology upgradation, ये भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फीचर है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू आईटी एंड ऑल दैट, यू मस्ट बी नोइंग, यू नो, एवरी देयर इज अ जनरेशन बोल सकते हैं. ओके, आपने पहले डॉस लेवल पर थे, ओके, फिर डॉस से वो विंडोज प्लस डॉस वाला जो बीच वाला है, विजुअल फॉक्स प्रो काइंड ऑफ थिंग इन ऑल दैट, वो विजुअल फॉक्स प्रो वाला प्लेटफॉर्म आया. उसके बाद में क्या हुआ, देयर इज दिस क्लाइंट सर्वर है ना, VBSQL वगैरह मॉडल आ गया, राइट. अभी VBSQL के बाद में वापस क्या आया, अभी .NET वाला चल रहा है ऐसा. ओके, अब इस टाइप से देयर इज अ कंटिन्यूअल अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स. दिस एवरी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हैज गॉट टू इंपैक्ट्स. एक, टू द यूजर, यूजर में क्या होता है, उसका इंटरफेस थोड़ा अच्छा होता है, ओके. और दूसरा क्या होता है, उसको यूजर को बेस्ड ऑन द न्यूअर टेक्नोलॉजी ही स्टार्ट्स गेटिंग सम एडवांटेजेस. मतलब फॉर एग्जांपल अभी .NET है, अभी .NET के अंदर जो अभी आज के तारीख में इंटरनेट और ये वो जो मतलब जो इंटरफेस है, यू नो, कनेक्टिविटी और इंटरफेस, दैट बिकम्स मच इजियर इन द न्यूअर टेक्नोलॉजी. तो वो यूजर को एक अच्छा फैक्टर मिल जाता है. ओके, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में यूजर को डेफिनेटली ही गेट सम न्यू इंप्रूवमेंट एज इन द न्यू टेक्नोलॉजीज एक्सप्लॉइटेशन. और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो एज रिस्पेक्ट टू द डेवलपर्स. डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या होता है, एवरी न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मीन्स व्हाट, उनका वो पूरा जो एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है, एग्जिस्टिंग जो भी है, वो सब उनको डंप करना, दैट गोज ऑफ. मतलब जितना कोड हम लोगों ने VB में बनाया, जस्ट एक मिनट, मोबाइल आएगा, जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने VB में बनाया, समझ लो, वो हम लोगों को स्क्रैप करके जीरो लेवल से उसका कॉस्ट क्या है फिर दोनों, मतलब कि अभी आपको वापस से अभी हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे पूरा, फिर आपके लिए एक नया कॉस्ट, नई लर्निंग, वो वापस वो सबसे बड़ा है. व्हाट इज डिपेंडेंसी जो आती है ना, डिपेंडेंसी. दूसरा मतलब जो स्टैंडर्ड ERP का जो सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट क्या है कि आप किसी एक के ऊपर नहीं टिकते हो. वो आगे जो 17% आएगा, वेंडर डिपेंडेंसी. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्या होगा, जैसे ऐसे सेड ना, देयर इज नो, मतलब जो पेन दैट यू हैव टू अंडरगो, यू आल्सो, यू एज अ यूजर को एडवांटेज मिल गया 2-4-6-10 एडवांटेज, लेकिन पेन क्या होता है, पूरा जीरो लेवल से बग्स वापस स्टार्ट होगा, पूरी रीलर्निंग. और दूसरा और बेस्ट पार्ट उसका क्या है कि अभी जैसे हम लोग ERP डेवलप करते हैं, लोकल ERP बोलते हैं, डेवलप करते हैं, तो अभी क्या है, आपकी पूरी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है. अगर आप हमसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी आपको एक लॉन्ग पीरियड तक आपको झेलना पड़ेगा, उसको झेलना बोलते हैं. बट ये स्टैंडर्ड ERP में क्या है कि अगर आप एक इम्प्लीमेंटर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको SAP केयर करती है. वो 17% जो उसकी जो AMC है, उसके अंदर वो आपको न्यू डेवलपमेंट्स तो देती है, बट वो आप अगर आप कंप्लेन करते हो कि ये वेंडर से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 4 वेंडर आपके सामने. और नॉट ओनली दैट, आइदर तो डिपेंडेंसी नहीं, वेंडर को भी उन लोग क्या प्रेशराइज डालते हैं, किसी इफ दिस इज अ कंप्लेंट दैट यू आर गेटिंग, ओके, दे विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड लगेगा कि नहीं नहीं दिस जेन्युइन है, ओके, तो वो वेंडर पर जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, सी आइदर यू अदरवाइज विल ड्रॉप यू आउट एज अ पार्टनर, सिंपल. बिकॉज वो पार्टनरशिप का जो है, ऊपर से बैठा है, वो आपको केयर कर रहा है. इज द, यू कैन से बोल सकते हैं आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर मतलब जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, या आपके बीच में अगर कोई गलत हो रहा है तो वो आपको हेल्प करने के लिए सैप बैठा हुआ है. ठीक है ना. सो दैट इज दैट वेंडर डिपेंडेंसी इज व्हाट अ फैक्टर ही इज टॉकिंग अबाउट, राइट. अच्छा, दूसरा इसमें जो भी अपना इंप्लीमेंट करते हैं ना, ये वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटर्स. सो जो बेस सॉफ्टवेयर जो रहेगा ना,
वी कैनॉट चेंज और वी कैनॉट डू ऑल्टर एनीथिंग और मेजर। दूसरा, जो भी हम लोगों ने आपके हिसाब से ट्यूनिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, ये करते हैं, दैट स्टेज इन योर डेटाबेस। मतलब जो भी फैक्टर्स हम लोग करते हैं वो डेटाबेस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ लेके गए, अगर हम लोगों से आपका नहीं जमा समझो और समथिंग गोज रॉन्ग, ओके, आपका थर्ड पार्टी आएगा ना, ही विल नॉट रिक्वायर अस, वो सीधा आपका ऊपर ही, आपके डेटाबेस के ऊपर से ही सब समझ जाएगा क्या किया क्या नहीं किया, एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दैट। सो दैट वेंडर डिपेंडेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड यू डोंट हैव टू, मतलब जो बोल सकते हैं ना, गेट इनटू एनी फिक्स्ड, के भाई इसके पास से ही अपने को जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा जिंदगी भर का। सो दैट इज अनदर थिंग, राइट। देन दूसरा एक लास्ट पॉइंट ये है, हाई स्टेटस प्रोजेक्शन। हाई स्टेटस प्रोजेक्शन मतलब क्या आज अगर आप लोग एसएपी यूज करते हैं, टिपिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई ऑडिट्स होता है या कोई चेकिंग होता है, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी विद द स्टेटमेंट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो नाउडेज ही मेक्स दैट द अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन एसएपी। तो क्या होता है, इवन द ऑडिट एंड द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, दे आर एट इट कि भाई एसएपी में है तो मालूम है कि भाई इसके अंदर गड़बड़ नहीं हो रहा होगा। So that is another very important point of status of that organization. Disadvantage of ERP. Okay. Now there is this perception. ये perception जो है, this is very important. ये perception of inflexibility. अभी क्या होता है अपने इसमें जो है ना, जैसे स्टैंडर्ड पैकेजेस में बहुत सारी चीजें हैं कि भाई अभी पार्टी का नाम खोलना है, न्यू क्रिएट करना है, तो पार्टी का नाम डाल के चालू कर सकते हैं अपने। अभी इसमें क्या है, लोग बोलते हैं देयर आर सर्टेन, अगर पार्टी से बिजनेस करना है, सप्लायर कस्टमर्स बिजनेस करना है, तो ऑब्वियस है कि उसका टिन नंबर, टैन नंबर, वैट रजिस्ट्रेशन, ये वो जो सब है वो चाहिए। अभी ये सब क्या है, दीज आर द वैलिडेशन। इसके अंदर वैलिडेशन जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं कि मैंने इसके बगैर वो आगे जाएगा नहीं, वैलिड होएगा तो उसका काम होगा। अब वो वैलिडेशन से क्या होता है कि आपको बहुत बार ऐसा है, जो यूजर्स स्पेशली एंड यूजर्स होते हैं, अरे यार 101 सारा जनरेट करना पड़ता है। अर्जेंट रहेगा तो फोन करना। हाँ हाँ सुधीर, यस ओके। सो ये इट अपियर्स इनफ्लेक्सिबल, यार ये तो यार झंझट बहुत करते हैं यार, सब चीज पहले पूछे बगैर जाने नहीं देते, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म दिस बिकम्स वेरी यूजफुल। क्यों? क्योंकि आपको नेचुरली अगर उसका आपका उसका लेना पैन कार्ड नहीं है, आप एक वेंडर से काम करवाते, पेंटिंग करवाते, उसका पैन कार्ड नहीं है, आपने उसको पैसा दे दिया, एक्चुअली क्या हुआ मालूम है, आपके पास विदाउट पैन कार्ड है ना, तो आपको उसका टीडीएस काटना पड़ता है। टीडीएस नहीं काटते हैं तो आपको 20% आपके इसमें से, सो यू हैव पेड 10,000 टू द वेंडर प्लस 2,000 एज द टीडीएस, सो इफेक्टिवली आपको 12,000 पड़ा। या प्लीज 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 कम सुधीर, या then he's Sudhir, he's my brother-in-law, he's in Mumbai actually, तो मैं इसको जस्ट बोला था, मैं बोला you also can come over so that कल को अगर है, okay. बाकी I think you must be knowing, right? ये जितेंद्र था, he was one with me, and Shravan ji, okay. Alpesh is my techno functional guy, okay. So he is into techno also and functional also, and Rajesh is my pure techno, okay. जिसको मैं ईमान से लिखता है ना, तो मैं बोला एक बार just right. So yeah, we're talking about the disadvantage of ERP, right? So perception of inflexibility for the lower level operators and all that, it is a perceived, क्योंकि ये मगजमारी लगता है उनको, यार ये सब झंझट अभी करते हैं, पहले सब खुला दरवाजा खिड़की था तो कुछ भी आवाज कुछ कर सकते थे ऐसा, तो वो एक ये रहता है। देन मिनिमम कस्टमाइजेशन आर रिकमेंडेड, मतलब जैसे क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी अगर अपने इनकॉर्पोरेटेड है, तो जितना भी अपने कस्टमाइज करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए वो एक एक्चुअली उसका जैसे बोल सकते हैं ना, एक यू हैव अ नेचुरल ब्यूटीफुल और एक मूर्ति बनी हुई है, अब आप उसको एक काम करो, थोड़ा ये टेढ़ा कर दो, थोड़ा वो कर दो ना, ये कर दो ना, तो उससे क्या होता है, उसका जो नेचुरल जो स्ट्रेंथ्स रहते हैं वो वीकनेसेस हो जाते हैं, सो जितना मिनिमम कस्टमाइजेशन आर रिकमेंडेड। तो भाई हम लोग अभी परचेज ऑर्डर सपोजिंग आपने बोला टिपिकली कैसे होता है ना, परचेज ऑर्डर
हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर, कोई क्लाइंट से बोलते हैं, हम लोग परचेज ऑर्डर में क्या करते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल का परचेज ऑर्डर देते हैं, बाकी हम लोग परचेज ऑर्डर देते नहीं। अभी बाकी देते नहीं है, रॉ मटेरियल देते हैं, मतलब परचेज ऑर्डर टोटली बाईपास करना है तो एक समझा जा सकता है, लेकिन कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, तो मतलब क्या है, वो परचेज के टाइम पर उसको कहाँ पर जो परचेज ऑर्डर जो पूछते हैं उसको बाईपास का कुछ मेथड देना पड़ेगा। नो, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि वो क्या होता है फिर वो बाईपास पे रॉ मटेरियल पे भी बाईपास हो जाएगा। तो वो जो है ना इस टाइप से कर सकते हैं सब कुछ, बट दैट विल रिक्वायर कस्टमाइजेशन, बाईपास करने के लिए कस्टमाइजेशन, राइट। तो इन द इम्प्लीमेंटेशन है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो कस्टमाइजेशन जो है, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस को पूरा टेढ़ा मेढ़ा करता है, दैट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। देयर आर समथिंग which your business just can't handle, so then that has to be taken care, fair enough, but 20% से ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करने का इन द प्रोसेस, दिस इज अ टिपिकल रूल ऑफ थंब। ओके, देन कॉन्फ्लिक्ट विद नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, जैसे मैं बताया नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं मतलब कर सकता है। द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जो मैंने बताया ना, वहां ट्रांसपेरेंसी बिकम्स एन एडवांटेज फॉर सम कंपनी, इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज फॉर सम कंपनी। यार ये मेरे को तो पूरा खाया, लास्ट में बैलेंस शीट देगा तो एक काम कर, मैं फिर वो क्या करता है, मैं थोड़ा ये एक्सपेंस ये पूरे साल में डाल देता ना, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो क्या होगा, वो पता चलेगा कहीं पर भी ऑडिट में कि ये कब डाला है, पूरा साल के बाद में डाला हुआ है। ओके, सो इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज फॉर सर्टेन दिस थिंग। ओके, हाँ, देयर इज सर्टेन थिंग कॉल्ड प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि 100% अपने क्लीन करने का जरूरी नहीं है, बट क्या है, ये लास्ट में करने की जगह पर आप उसको मंथली बेसिस पर कर दो, नो प्रॉब्लम, वो अंदर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ओके, देयर आर मेथड्स, बट उसको थोड़ा सिस्टम एंड थोड़ा एक डिसिप्लिन से मेंटेन करेंगे तो यू कैन अचीव द सेम थिंग। ओके, देन इनिशियली हायर कॉस्ट, इनिशियली आई वुड से, बिकॉज इनिशियल में जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, ओके, एज अ कैपिटल कॉस्ट अगर अपने देखें तो इनिशियल में हायर लगता है, बट इन द लॉन्ग टर्म it is a one time investment typically, so it बाद में it gets very easily offsets the higher cost. Okay, now we'll go to the point that why us, what are our strengths and weaknesses. Okay, जो अभी see now we are having 25 plus years of hardcore experience, as in we were established in 1987 actually. Okay, and right from those DOS days actually we are into fully all this implementation and systems and everything. Okay, so 25 plus years of hardcore experience, we got more than 350 plus clients in a major way जिसको हम लोगों ने सब support and service किया हुआ है। Okay, then cross functional, like we have experience in multiple departments, right from textiles which is a strong point, textile में भी 5-7 सब verticals है, वहां से लेकर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री से लेकर many इंडस्ट्रीज। नाउ इससे क्या होता है, वी हैव गॉट अ क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज। क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज मतलब क्या, कि भाई टेक्सटाइल में ये इस तरह से चलता है, आपके इसमें क्या होता है, आपके इसमें समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग, बट देन वी कैन कोरिलेट के नहीं ये जो है ना, ये चीज आपको भी लगा सकते हैं, अपने जैसे टेक्सटाइल में ऐसा सोल्यूशन दिया था ना, वो ये, सो दैट इज क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस। ओके, देन we always, I specifically believe in the technological leveraging, maximum amount of technological leveraging is what, but जितना आप वेब इंटरफेस, मोबाइल इंटरफेस डिवाइस, ये हम लोग बहुत एंकरेज करते हैं, राइट फ्रॉम आई वुड से 1991 से we were actually almost the pioneers in one of the departmental stores to use to use the barcode. उस टाइम पर बारकोड का इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो नॉर्मल चैनल, ग्रे चैनल में भी नहीं अवेलेबल था, बिकॉज देयर वाज नो वन, मतलब इट वाज आई मीन इनफैक्ट दैट इज अ रिकॉर्ड एक्चुअली के सूरत में, बिकॉज सी आई एम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो क्या होता है कि वो एक कीड़ा रहता है ना नया कुछ करने का, अभी हम लोग कैसे करेंगे, मेरे पास तो कोई नहीं है यूजर को, तो वी हैड अ कस्टमर ही वाज वेरी कीन इन न्यू टेक्नोलॉजी, तो स्पेसिफिकली आई हैड गॉन टू सिंगापुर अलोंग विद देम। ओके, वहां पर बहुत कॉमन था ये बारकोड एंड ऑल दैट, आई हैड हर्ड अबाउट इट, सब पूरा इंफॉर्मेशन था, वी वेंट जॉइंटली, वी परचेज दोस बारकोड डिवाइसेस, उसके इंटरफेस किया, एंड सूरत में इन 91 और समथिंग वी वर द फर्स्ट वन टू रियली लॉन्च दैट बारकोड ऑन द मतलब प्रैक्टिकल थिंग, नॉट दैट इन द उसको ट्रायल रन और समथिंग, वो प्रैक्टिकली बारकोड के ऊपर 8-9 बारकोड रीडर्स लाए थे, उस टाइम पर 50,000 का एक बारकोड रीडर था,
और वो डिपार्टमेंट स्टोर में, so right from that, so RFID से लेकर weighing scale से लेकर all that in the DOS days से ही हम लोग इंटरफेस, तो ये सब हम लोग been doing that, technological advantage on that. Then my core team, the core team, the pillars, okay, they are, I'm having a strength of almost 50 people, जिसमें से more than 12 to 15 are ones who are with me for more than 15 years. Okay. Now IT industry में this is considered as a very long term duration. Okay. Not only 3-4 years के बाद में heads keep rolling. So 15 plus years. जब से हम लोग हैं, मतलब the person joins and then he becomes a part of the family actually. So that is a strong this thing. Okay. Then right from beginning we have been focusing on numerical and graphical analysis. Okay. Numerical and graphical analysis is something which has been our strength. बहुत न्यूमेरिकल वे में आप एनालिसिस का डिफरेंट इम्पैक्ट, एक हम लोगों का एड ऑन है, आई थिंक नेक्स्ट में आएगा यहाँ पर, जो हम लोगों ने किया हुआ है. आई थिंक डिड आई शो यू दैट लास्ट टाइम वो अपना एड ऑन डायनेमिक रिपोर्ट का कुछ एड ऑन दिखाया था आपको? नहीं ना, बात हुआ था ना, तो आई कैन शो यू दैट एंड यू विल रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट ब्यूटी अबाउट अ न्यूमेरिकल एनालिसिस. ओके. देन वी हैव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मैकेनिज्म. डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म वो भी एड ऑन एक है, उसका भी मैं बताऊंगा. वेयर normally क्या होता है, IT data is there, data is there, information is there, okay, and it is used for all statutory purposes, तो बहुत अच्छा होता है. Procedural purposes भी होता है. Procedure मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल वो आपका नॉर्मल लिस्ट निकालना, उगरानी लिस्ट और ये लिस्ट और वो लिस्ट और अकाउंटिंग एंड ऑल दैट, जो प्रोसीजर वो तो होता है, बट जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो है ना, डिसीजन इज स्टिल फ्रॉम हियर. तो हियर वी हैव व्हाट डिसीजन सपोर्टिंग मैकेनिज्म्स. ओके, जो इसके अंदर हम लोग इसको करें, वो मैं बताऊंगा एक दो इसके अंदर मॉड्यूल्स के एड ऑन्स के ऊपर, राइट. देन वी हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच. कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या है, बट टू द एंड यूजर जो है ना, वो इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस. अभी नाउ इन ERP कंसेप्ट, देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ द लाइसेंसिंग. ओके, हाउ आई एम सेइंग, जो भी पॉइंट रखा ना, वो आई एम सेइंग दैट, उसका मैं लाइसेंसिंग. तो हम लोग का पहले से टारगेट ये क्या है कि आपका लाइसेंसेस जितना मिनिमम यूज हो, बिकॉज लाइसेंस है कॉस्ट. ओके, ERP में जो रहता है ना, एक लाइसेंस है मतलब पर यूजर लाइसेंस. लाइसेंस अ वेरी बिग कॉस्ट. ओके, ये लाइसेंस बिग एक वन टाइम होने की वजह से भी होता है, और दूसरा रेकरिंग में भी यही कॉस्ट एक रेकरिंग मिलता है. ओके, तो वो कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, वो भी मैं आपको इसमें न्यू एड ऑन जो है वो मैं बताता हूँ. नाउ व्हाई हैज टू पार्ट. ओके, टू पार्ट मींस क्या, दीज आर द स्पेशल एड ऑन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ देयर इज दिस एड ऑन कॉल्ड डायनारेप्स. ओके, डायनारेप्स मतलब क्या, ये डायनामिक रिपोर्टिंग मॉड्यूल है. इट इज जैसे अपने नॉर्मल रिपोर्ट जो देखते हैं ना PDF वगैरह में, दे आर स्टैटिक रिपोर्ट. Okay, you can't do anything. देखने के सिवा बाकी कुछ नहीं कर सकते. You can't play around with the figures and you cannot, ये reporting system is almost like an Excel sheet, except with that you cannot first of all manipulate that data. You cannot in any way touch the data, as in उसको change नहीं कर सकते, and it is live. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका डेटा एक्सपोर्ट करके उधर डाल दिया, आपका एक पार्टी का देख रहा है, उधर एक बिल बन गया तो डेटा में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. नथिंग डूइंग, यू डोंट हैव टू एक्सपोर्ट डेटा एंड ऑल दैट, राइट. सो ये डायनारेप्स इज अ. अच्छा, थर्ड, अभी जैसे मैंने बताया ना, लाइसेंस में हम लोग रिड्यूस करने के टारगेट रहता है. तो ये जो है ना डायनारेप्स जो है ना, अभी मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में टॉप एंड मिड मैनेजमेंट जो है ना, दे आर ओनली इनटू काइंड ऑफ रिपोर्ट देखना. रिपोर्ट के सिवा बाकी कुछ और काइंड ऑफ रिपोर्ट देखते हैं. ओके, चाहे ग्राफिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे जो भी है. दो काम होते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं और दूसरा काम में क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन अप्रूवल्स. ओके, इसमें अप्रूवल चेंज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो अप्रूवल्स और इसके सिवा बाकी कोई डेटा एंट्री नहीं करता. कोई स्टेट लेवल का या टॉप मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट को डेटा एंट्री, बिलिंग नहीं करता है. ओके, तो ये जो रहता है ना, टॉप एंड मिड मैनेजमेंट को कंप्लीट लाइसेंसेस आप एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज हाउ दैट डायनारेप्स एक्चुअली इट इज एन एक्सटर्नल वन. एक्सटर्नल मतलब इट इज नॉट फ्रॉम SAP. एक्सटर्नल होने से आपको SAP लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है. इट इज लाइव. लाइव मीनिंग कि वो आपका लाइव डेटा के ऊपर है, कोई इसका रिपोर्ट को ट्रांसलेट या कुछ ऐसा करते नहीं है. जैसे OLAP है, OLAP आपने सुना होगा, ऑनलाइन ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड OLTP, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. उसमें ही लेकिन क्या होता है, पूरा डेटा जो है वो इधर से उधर ट्रांसलेट होता है. सो इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ दैट लाइव ट्रांजैक्शन, राइट. इसमें ऐसा नहीं है, इट इज लाइव डेटा विच इज एक्चुअली बीइंग ऑपरेटेड. देन देयर इज दिस रिपोर्ट रोबोट.
ओके नाउ रिपोर्ट रोबोट भी जो है ना, दिस इज अ प्रोग्राम, इज अ काइंड ऑफ प्री प्रोग्राम एंड शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग मॉड्यूल। मतलब क्या कि भाई टिपिकली एवरी बॉस या सेकंड लेवल और इवन द लोअर लेवल बंदे को कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग की तो जरूरत कंटिन्यूस पड़ती रहती है। मतलब आज के दिन अगर सुबह को किया है ना, तो उसको कल क्या क्या हुआ, ही वांट्स एन इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट सो दैट ही कैन टेक फर्दर एक्शन, करेक्टिव और व्हाटएवर इट इज, राइट। तो ये जो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं टिपिकली, जैसे एवरी लेयर की हम लोग रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। ओके यू नीड दिस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये चार चीज है, ठीक है ना। अब ये चारों चीज का एक रिपोर्ट बंडल बनाते हैं and that report bundle is pushed onto his email. Okay, अब उसको ईमेल है, so first of all, एक even that lower level guy, उसको the number of hours that is using the license is reduced. Okay, अब वो मैं बताता हूँ आगे why the number of hours, license दिया तो license दिया, number of hours से क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। ओके सो उसको क्या रिपोर्ट में निम्न, तो अगर समझो कि एक आदमी है, यू नो, भले लोअर लेवल है, उसको 4 घंटा रिपोर्टिंग, अब 4 घंटा डेटा एंट्री करता है, बाकी का टाइम रिपोर्ट निकालता है, प्रिंट आउट निकालता है, ये वो सब है तेना करता है और वो सब करता है। अब अगर वो जो 4 घंटा बाकी बच गया, विच डजंट रिक्वायर द लाइसेंस, ऑन डिमांड इज अगेन एन एक्सटर्नल वन। ओके, रिपोर्ट रोबोट का एक बेस्ट पार्ट और क्या है कि जैसे बॉस लेवल और मतलब कि सेकेंड लेयर मैनेजमेंट है, तो अब ये लोग ऑफिस आएंगे, फिर एक पर्सन जो है उनके मतलब की रिपोर्ट्स निकाल, प्रिंट आउट निकालना, वो देना। इसका बहुत बड़ा बेस्ट पार्ट ये है कि आप उसको शेड्यूल कर दिया आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम, जो 8 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, या फिर आप जब घर से निकलते हो, ऑन द वे हो, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, तो ऑफिस आते आते वो सब चीजें आपके ध्यान में आ जाती है और आते ही आप एक्शन में आ जाते हो। अदरवाइज क्या होगा, आप यहाँ पर आओगे, फिर एक पर्सन जाएगा, रिपोर्ट निकालेगा, प्रिंट आउट करेगा, आपको देगा, आप स्टडी करोगे, तो आपका 1 से 2 घंटा उसमें जाता है और एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर, एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो टोटली आपका जो है सो लेस हो जाता है और आते ही आप ऑफिस एक्शन में। और यहाँ पर भी अगेन दिस एक्सटर्नल वन, एक्सटर्नल से क्या, यू आर नॉट रिक्वायरिंग लाइसेंसेस, तो उतना टाइम बच गया आपका। लाइसेंसेस का डबल है ना, एक तो आप लाइसेंस परचेज करते हो वो कॉस्ट, फिर रेकलिंग कॉस्ट जो एवरी ईयर आपको वो भी एक है। Then there is another module which is called on demand reporting service. Okay, now ये क्या होता है, स्पेशली पीपल ऑन द मूव, ऑन द मूव मतलब से फॉर एग्जांपल वो क्या है, आउट ऑफ सिटी गए, जैसे आपके सेल्स वाले हैं, चाहे परचेज वाले भी जाते हैं कभी इंक्वायरी वगैरह में, तो उनको मतलब कि पास डेटा देखना है, तो वो सीधा ऐप से या व्हाटएवर जो भी टूल्स होता है, वो डायरेक्ट सर्वर को जो है सो ऑर्डर करेंगे और सर्वर उनको उनके ऑर्डर की रिपोर्ट सीधा उनको जो है सो। then this does not rely on any external website, it contacts straight, मतलब ये मोबाइल ऐप है जो स्ट्रेट आपके सर्वर को एक्सेस करके लेते हैं, मतलब आपका डेटा इज नॉट ऑन द इंटरनेट और एनी अदर पब्लिक डोमेन, तो कोई हैकिंग वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। आपका मोबाइल और आपका सर्वर से कम्युनिकेट होकर ये आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कस्टमर के पास गया, उसका पूरा रिपोर्ट वहां से पहले वो स्टडी करके पहले लेके जा रहा है, और उसको वहां पर उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा ये मेरे को ये रिपोर्ट भेज, वो रिपोर्ट भेज, वो मेल में भेजा। मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप उसके पास डेटा है, वो मतलब कि माइंड से बात नहीं कर रहा है, वो डेटाबेस के ऊपर बात कर रहा है। तो ये जैसे जो मैंने वहां पर पॉइंट लिखा था ना कि डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम, जैसे आपका परचेज वाला आदमी गया है वेंडर के पास, अब वो उसको कुछ ना कुछ बोलता है कि नहीं मैं तेरे को ये इतना क्वांटिटी लेगा तो मैं तेरे को इतना डिस्काउंट एडिशनल देता हूँ। अब वो इतना क्वांटिटी हिस्ट्री उसको देखना पड़ेगा, इतना क्वांटिटी मतलब कितना टाइम में मेरे को यूज होता है, कि भाई लास्ट 3 मंथ में कितना कंज्यूम किया। अब वो डेटा होगा तो वो ले सकते हैं, हाँ नो प्रॉब्लम, मेरे को 3 महीने का डेटा लेता हूँ, मेरे को अगर 3% एक्स्ट्रा मिल देता है नो प्रॉब्लम। ओके, तो वो डिसीजन लेने के लिए ट्रेडिशनली अगर वो फोन करके बोलता है तो पहले तो आधा घंटा वही लॉक हो जाता है कि वो आपको फोन करेगा, आप बोले यार मैं दूसरा काम कर रहा हूं, फिर इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, दैट्स व्हाई वो डिसीजन कभी वो वहां पर सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, इवन दो डेटा एंड एवरीथिंग इज देयर, यू नो। So this is an on-demand reporting system. It is a useful tool for making you take decisions on that purpose. Okay. Now this is another extra add-on actually. This is called a Flexi Score. Flexi Score means का scoreboard and dashboard analytics. जो मैं बताया ना graphics का, there is a complete analytical package actually. जो scoreboards मतलब जैसे अपने scoreboard चलते हैं ना, but with intelligence and logic. मतलब ऐसा टाइल्स की तरह बना हुआ रहता है। ओके,
एंड ये आपका जैसे यहाँ है, यहाँ बॉस का कैबिन है, एक टीवी लगा दिया, वहां पर टाइल्स चलते रहते हैं, टाइल्स का कलर्स जो है ना दैट चेंज एज पर द इंफॉर्मेशन एंड द मीनिंग। ओके, जैसे नॉर्मल है आपका एक शेड्यूल, आपका सपोज क्या है, कल का सेल्स देख रहे हैं आपका, ओके देयर इज समथिंग, एक टाइल है कल का सेल का, एक टाइल है लास्ट मंथ सेल, और एक टाइल है वाईटीडी सेल, ईयर टू डेट सेल। ओके, तो ऐसे 3 टाइल्स है। ओके, ये 3 टाइल्स में जैसे नॉर्मली चलते रहेगा, स्क्रोलिंग होते रहेगा। ओके, तो जहां सेल्स आ गया ना, तो अगर कल का सेल जो है ना नॉर्मल से बहुत कम था, एक्सपेक्टेड सेल से काफी कम था, तो क्या होगा, वो टाइल का कलर बिल्कुल रेड। कितना कम था, अगर 10% है तो पिंक होगा, अगर 25% है तो उसका रेड हो जाएगा, और अगर 10% ज्यादा है तो लाइट ग्रीन होगा, अगर उससे ज्यादा है तो डार्क ग्रीन होगा। तो आपको तुरंत देखिए, अरे ये डार्क रेड क्या हो गया, मतलब डेंजर सीन है, ये डार्क रेड मतलब डेंजर सीन है, तुरंत इसको पकड़ के देन वो टाइल के अंदर, जैसे इसका क्या है स्कोरबोर्ड, दिस टाइल कॉल्ड स्कोर बोर्ड, वो स्कोर बोर्ड के अंदर से आप डैशबोर्ड में जाओ, क्या यार ये सेल देख रहे हैं, क्या हो गया, रेड कैसे हो गया, वह मेरा लास्ट मंथ का क्या सेल था, उसने देखा लास्ट मंथ का सेल, ये टाइल रेड हो गया, उसको क्लिक किया तो कड़क 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 मंथ वाइज सेल आया, आइटम वाइज सेल आया, ओ ये आइटम प्रोडक्ट मेरी कैटेगरी डाउन हो गई, तुरंत फोन किया, अरे यार ये क्या हो गया, ये अपने सेल प्लम्बिंग एरिया में आपका जैसे प्लम्बिंग है या दूसरा दो सब अलग अलग सेक्शन है, तो ना ये इसमें क्यों सेल डाउन हो गया, तो सर ये ऐसा था, ओके चलो ठीक है, either there or some corrective action required, so you can take it. So this is that concept of the flexi score. This is a new, it's a third party, again add-on, third party, external, is not using licenses. Okay. Then approve on the go. Approve on the go मतलब क्या? You are moving as a boss, अभी अप्रूवल चाहिए आपको, मेरे को परचेज ऑर्डर है, इंटेलिजेंट परचेसिंग, इसमें जो है ना इंटेलिजेंट अप्रूवल सिस्टम है, बहुत इंटेलिजेंट अप्रूवल सिस्टम है, किसमें, एसएपी में। इंटेलिजेंट मतलब क्या, यू कैन एक्चुअली प्रोग्राम बेस्ड ऑन द आइटम टाइप, बेस्ड ऑन द लेवल टाइप एंड एनी अदर फैक्टर दैट यू वांट। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आइटम टाइप मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज अ जनरल परचेस, मतलब ऑफिस स्टेशनरी वगैरह। ओके, अभी ऑफिस स्टेशनरी है, वो एक एक्स पर्टिकुलर आदमी परचेज करते हैं। ओके, तो वो अप्रूवल सिर्फ उसको डायरेक्ट जाएगा ऑटोमेटिक, बट डेटा एंट्री ऑपरेटर तो सब एंट्री करता है, इसने एक एंट्री किया ऑफिस स्टेशनरी का, उसको परचेज करने का है, तो परचेज ऑर्डर अप्रूवल चाहिए। ओके, तो अगर उसने 1000 आइटम, 1000 रुपए के अंडर में कुछ भी आइटम क्या 500 रुपए का ये स्टेशनरी वगैरह खरीदने का, तो कंपनी डिसाइड कर दिया ये इसके लिए पूछने का नहीं, हर चीज में डिस्टर्ब होता है तो ओके नो प्रॉब्लम। अगर 1000 रुपीज के ऊपर है तो वो ये मैनेजर को जानेगा। हाँ, अगर उसके अंदर मानो स्पेयर्स है, स्पेयर्स परचेज है, स्पेयर परचेज है, तो इसको नहीं जानेगा, फिर वो टेक्निकल वाले के पास जानेगा। तो उस टाइप से आइटम कैटेगरी के ऊपर एक स्मार्टनेस लगा हुआ है, लेवल्स है वो दूसरा स्मार्टनेस है। थर्ड लेवल ऑफ स्मार्टनेस, एक्सट्रीमली स्मार्टनेस इज व्हाट, जिसमें यू कैन से कि अगर उसका प्राइस 10% से ज्यादा डिविएट हो तो ये अप्रूवल लो, नहीं तो ले। ओके, सो यू हैव, अरे रेगुलर में है 10% में अंडर में आता है, नहीं तो एक्चुअली क्या होता है, अप्रूवल इज अ वेरी, जिसको बोल सकते हैं ना दुधारी तलवार। दुधारी तलवार मतलब इट इज, इफ इट इज यूज्ड वेल यू गेट अ फैंटास्टिक सिस्टम, एंड इफ इट इज यूज्ड इनअप्रोप्रिएटली तो वो सिस्टम आपको काटेगी। कैसे काटेगी, आपके पास जो मैनेजर होगा उसके पास अगर 50 अप्रूवल एक दिन में आएगा ना, तो क्या करने वाले हो तुम्हें, नहीं, मैंने देखा हुआ है वो अपना पासवर्ड अपने पटा वाला बोलता है, ये जो भी अप्रूवल आएगा ना तो अप्रूव तो वो एक्चुअली काट रहे हैं, सिस्टम को पूरा काट रहा है। अभी वो पटा वाला बेचारे को कुछ मालूम नहीं है, नहीं मैं 25 अप्रूव दिन में करूं तो मैं मैनेजर फाइनेंस हूं या मैनेजर अप्रूवल हूं, दैट मीन क्वेश्चन। तो इसीलिए वो बहुत स्मार्टली आप कर सकते हैं कि अगर ओके 10% से ऊपर रेट या ऑर्डर क्वांटिटी, अगर परचेज आया, आपने परचेज ऑर्डर दिया 1000, हाँ अभी आ रहा है 1300, तो लेने का कि नहीं लेने का, अप्रूवल रिक्वायर्ड, आइदर है पूरा रिजेक्ट कर दो या वो 300 रिजेक्ट कर दो, कि क्या करना है वो, तो अप्रूवल रिक्वायर्ड। नहीं तो पटा वाला तो सब है, अगर समझो 500 मांगा और वो 100 भेजा तो क्या करने का। ओके, तो उस टाइप से स्मार्टली, तो लॉट मेनी कंडीशंस आर देयर, वेरी स्मार्ट अप्रूवल। अभी वेरी स्मार्ट अप्रूवल
वो तो आएगा, चलो ठीक है, बट अप्रूव ऑन द गो ये क्या है, मोबाइल बेस्ड, ईमेल बेस्ड, आपको ईमेल आया, ओके, ईमेल भी कैसे आएगा, स्मार्ट ईमेल, नोट के वो आया कि डू यू रिक्वायर अप्रूवल फॉर दिस, ओके, अब उसके साथ में परचेज डॉक्यूमेंट भी डाल के दिया, उसके साथ में लास्ट बार परचेज रेट्स भी डाल के दे दिया, तो आपको कुछ रेट्स है, पर्टिकुलर ठीक है, आइटम गो, के लास्ट अब और उसको क्या रिप्लाई करने का है, बोलने का ओके गो हेड, ओके बोल दिया, वो आदमी को नहीं बोल रहा है, दैट ईमेल इज गोइंग टू द सिस्टम टू ओके, और उसका मेल आईडी रजिस्टर्ड है कि दिस इज माय मेल आईडी, वो उसमें से आया है, तो ओके लेगा, उसका अप्रूव हो जाएगा, तो उसको क्या सिस्टम में भाई, नहीं तो क्या वो जनरली क्या होता है, वो वीपीएन कनेक्ट करो, ये करो, उस वीपीएन वेरी स्लो, कंटाल जाता है आदमी, तो ये अप्रूव ऑन द गो, दिस इज अ ब्यूटीफुल एड ऑन जो यू कैन, ओके, देन दिस इज सब यूजर एड ऑन, मैंने बताया था शायद आपको, सब यूजर कंसेप्ट बताया था, जिससे आप रियली आपका यूजर क्रंचिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कोई आदमी अगर एक ऑपरेटर है, आपने बताया ना कि वी हैव 40 नंबर ऑफ यूजर्स इन ऑन दैट, तो 40 यूजर्स जो अगर देखेंगे ना, आज के तारीख में भले 40 ऑपरेटर्स है, मैनेजमेंट निकाल दो, टॉप एंड मिड मैनेजमेंट निकाल दो, फिर भी 40 अगर है, अभी वो 40 क्या है, पूरा 8 घंटा काम नहीं करते ना, सिस्टम के अंदर पूरा 8 घंटा नहीं, आज भले करते होंगे, 8 घंटे में से अगर पूरा दिन लॉग इन है टैली में, वो 8 घंटे में से 3 से 4 घंटे तो रिपोर्टिंग निकालते हैं, एक्सेल पे लेजर्स, ये वो नहीं विद इन द सिस्टम आल्सो, टैली में से भी तो 2-3 घंटा में इसका लेजर देखो, चलो निकाला, देखा, पेज क्या, ये क्या, वो क्या, ऐसा, ओके, रिपोर्ट्स निकालते 3 से 4 घंटा, बाकी का टाइम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उन लोगों को आउट ऑफ द सिस्टम का रहता है कि भाई, जैसे इन्होंने बताया वो एक्सेल में गया, वो एक्सेल में मतलब डेटा को एक्सेल में पोर्ट किया, और एक्सेल में, तो उस टाइम पर टैली यूज नहीं हो रहा है, ओके, टैली यूज हो रहा है आपका 3 घंटा, नाउ दिस सब यूजर एड ऑन क्या करता है, ये उसका पार्ट, इट पूल्स द यूजर लाइसेंसेस, मतलब आपके अकाउंट्स में अगर 8 आदमी हैं, तो आपको है ना 3 लाइसेंस में चलेगा, कैसे 3 लाइसेंस में चलेगा, अकाउंट्स वाले 3, ओके, आदमी 8, लाइसेंस 3, अब क्या होगा, अपने उसको एक पूल में रखते हैं, ओके, तो जिसको जो लाइसेंस, भाई सपोजिंग किसको एक पर्टिकुलर एंट्री करने का है, ओके, एंट्री करना है, तो क्या करता है, एक छोटा सा यूटिलिटी है नीचे, उसका जो सिस्टम बॉक्स आता है ना, यहाँ पर टास्क बॉक्स, ओके, सिस्टम ट्रे, वो ट्रे के अंदर एक क्लिक करेगा, एक अपना यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी क्या करेगा, पॉपअप करता है, कौन सा यूजर कौन कौन यूज कर रहा है, तो यू हैव गॉट अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3, ये 3 यूजर्स है, अकाउंट 1 इज यूज्ड बाय मिस्टर राजेश, अकाउंट 2 इज यूज्ड बाय मिस्टर अल्पेश, अकाउंट 3 ब्लैंक, मतलब क्या, उसको मानो अकाउंट 3 का लाइसेंस अभी भी यूज नहीं हो रहा है, ओके, तो वो क्या करेगा, अकाउंट 3 को पासवर्ड सबका सब कुछ कॉमन रखा है आपने, एज अ यूजर लाइसेंस का पासवर्ड, वो अकाउंट 3 में लॉगिन करेगा, और जैसे ही लॉगिन करता है ना, उसका एक पॉपअप होता है, वो पॉपअप क्या करता है, उसका खुद का सब यूजर कंसेप्ट, सो दिस इज सब यूजर एड ऑन, ओके, अब वो सब यूजर में देखते हैं, उसका खुद का नाम सिलेक्ट करेगा, ओके, अब उसका डेडिकेटेड पासवर्ड है, सब यूजर पासवर्ड अलग है, और वो सब यूजर पासवर्ड डालेगा, तो वो अंदर घुस गया, ओके, अब ना अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3 आर यूज्ड, ओके, ये सब यूजर क्या हो गया, अब उसके पास जो सब यूजर के अंदर पूरा लॉजिक है कि ये सब यूजर है, उसको ये अलाउड है, ये चीज नॉट अलाउड है, अभी इसके थ्रू वो अगर एंट्री भी करेगा ना, तो उसके वो एंट्री के सामने कौन सा सब यूजर ने एंट्री किया वो भी मिलेगा, ओके, सो नॉट ओनली एक्सेस कंट्रोल होगा, एक्सेस लॉग भी होता है, सो वी हैव क्रिएटेड दैट एंटायर स्ट्रक्चर, जहां पर हम लोगों ने सब यूजर्स को एवरी ट्रांजैक्शन में लॉग इन करते हैं, ओके, सो ये सब यूजर एड ऑन ले लिया, तो आपका जो 8 घंटा है उसका आपका 3 घंटा हो गया, तो बाकी का 6 घंटा कोई दूसरा यूजर यूज कर सकता है, सो यू कैन रियली मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ यूजर्स। अच्छा, अभी क्या है, ये 9.1 अभी जो लेटेस्ट रिलीज हुआ ना, ऐसे भी ने एक और एडवांटेज दिया एक्चुअली, एडवांटेज मीन क्या, देयर आर लिमिटेड लाइसेंस, अकाउंटिंग है, देन लॉजिस्टिक्स मीन क्या, सेल्स एंड परचेज करते हैं, अकाउंटिंग मीन्स ओनली प्योर अकाउंटिंग करते हैं, तीसरा एक है सीआरएम, ओके, दैट इज कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मतलब वो अपॉर्चुनिटी से लेकर सेल्स तक का पूरा साइकिल वो चला सकता है, ओके, अभी इन लोगों ने क्या किया मालूम है, पहले क्या था कि आपके पास 4 अकाउंट्स के लाइसेंस,
3 लॉजिस्टिक्स या 4 लॉजिस्टिक्स के और 4 सीआरएम के, ओके, ऐसा ऐसा लेना पड़ता था। अब उसमें क्या फिक्स है, 4 अकाउंट तो 4 अकाउंट। अभी उन लोगों ने ओपन कर दिया, यू कैन डिफाइन, आप लिमिटेड लाइसेंस ले लो 10, ओके। यू कैन से कि सुबह को मेरा बिलिंग का रश बहुत होता है, या मेरा बिलिंग का रश हर रोज शाम को होता है, क्यों, सब सामान निकलता है, ये आता है ऑर्डर को, तो ओके चलो सुबह को अकाउंटिंग का हो जाता है मेरा, बैंकिंग आवर्स, ओके। तो आप 10 लिमिटेड लाइसेंस में से 6 लिमिटेड लाइसेंस बैंक अकाउंट्स को दो, एक बंदा खाली रहेगा जो आपको एलोकेट करेगा 1 2 3 4 5 6 अकाउंट्स को, ये 6 अकाउंट्स को आज मैंने लाइसेंस दे दिया, तो मेरा 10 लिमिटेड लाइसेंस 6 सुबह को अकाउंट का हो गया, और शाम को ये 6 जो है वो सेल्स का हो गया, क्योंकि अकाउंट वाले को बोल दिया तुम अपना काम खत्म करके बैठ जाओ। तो अब क्या हो गया, you have what maximum utilization along with the sub user, you will be utilizing your licenses to anything, okay? जैसे बॉम्बे में मैंने देखा ना, बहुत बार क्या होता है, ऐसे ट्रैफिक होता है, 4 लेन होता है, तो कहां का क्या करता है, सुबह को इधर से ट्रैफिक ज्यादा होता है ना, तो एक लेन ये साइड का रहता है और बाकी का 3 लेन उधर करते हैं, you know, so it's something like that where you can actually manipulate the licenses also. So this is also sub user add-on is something which we have created, and it is to maximum the license usage. And license usage means money, straight. AMC is based on the total licenses, straightforward. Okay, right. Now I'll talk about the ERP implementation के concepts. Okay, ERP implementation concept मतलब क्या? अपने लोग क्या क्या जो ERP implementation करते हो, what are the meanings of all these things? Okay, अभी ये data migration है. Data migration, अच्छा एक मिनट बैक में आना, एक और पॉइंट मैं भी बताऊंगा इसमें, हाँ बस बैक हाँ, इसमें जो है ना एक और बैक तो बैक जा बैक यहाँ से बैक, हाँ इसमें एक और अभी इन लोगों ने एक और काम किया मालूम है, सबसे अच्छा काम किया अभी इन दिस 9.1 रिलीज में, आप ट्रांजैक्शन का डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ओके, ट्रांजैक्शन का डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दैट हैज ओपनड अप एनीथिंग। मतलब क्या कि आप फॉर एग्जांपल बहुत सारा एंट्री जो है ना, आप प्रोडक्शन का डेटा एंट्री वहां पर एक्सेल में डालते हैं, ओके, वो एक्सेल को कॉपी पेस्ट करो सीधा प्रोडक्शन की एंट्री में लाइव में, अंडरस्टैंड? मतलब मेरा प्रोडक्शन का डेटा एंट्री वहां पर आइदर वो या आपका मशीन फेंकता है, मशीन भी फेंकता है आपका डेटा, बहुत सारा डेटा जो है ना प्रोडक्शन का पीस वाइज, बहुत सारे आजकल मशीन आते हैं, टिक 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 टिक, ये मशीन प्रोडक्शन होता है ना, वो पूरा डालते हैं भाई इतना पीस इतना पीस इतना पीस इतना पीस, ये आइटम इतना पीस ऐसा करके मशीन में। अब वो क्या कर सकते हैं, वो एक्सेल फॉर्मेट में ना कॉपी पेस्ट फटाक करके अंदर घुस गया, तो आपका नंबर ऑफ यूजर काउंट कैन रिड्यूस लाइक एनीथिंग। ओके, डेटा आपने चेंज करने का है, डेटा चेंज करके अपलोड कर दो या डेटा ऐड कर दो उसमें भाई एक्सेल में, मतलब दिस इज द पॉइंट जहां पर यू नो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव इसको पर्सन, यू नो। एंड हम लोग क्या है उसको जो ये फैक्टर क्या करते हैं, आपका एक्सेल का जो फॉर्मेट की जगह पर बहुत सारे हम लोग ऐसा इंटरफेस बनाते हैं जहां पर आपको जो सिंपल सी डेटा एंट्री है ना वो एक्सेल में डालने को बोलते हैं, और फिर हम लोग क्लिक करते हैं फटक करके अंदर घुस सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मास्टर है, मास्टर में आपको 25 फील्ड चाहिए, अभी आप कुछ नहीं ना, ये 25 फील्ड का एक टेम्पलेट बना दो एक्सेल में, आप वो टेम्पलेट में भर दो, सिर्फ टेम्पलेट में भरने को आपको 20 मिनट लगेगा। एंड हम लोग के पास वहां पर एक बटन होगा क्लिक इंपोर्ट, सीधा मास्टर बन गया। तो आपको वो 10 सेकंड में नहीं लगा, आपने 10 अलग अलग टेम्पलेट में बना के आपने एक्सेल बना दिया, ओके, उसके लिए शायद 1 घंटा लगा, और हम लोग वहां पर इंपोर्ट बटन दे दिया, क्लिक किया, फटाक करके डेटा इंपोर्ट हो गया, users reduce. Okay, so yeah, these are the ways in which we are always conscious in trying to reduce the number of A. Okay, tell next.
ईआरपी कंसेप्ट होते हैं, राइट? नाउ सबसे पहले जो है ना डेटा माइग्रेशन ये क्या, नाउ दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ ईआरपी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, दैट ऑफ द कंसेप्ट यू शुड नो। डेटा माइग्रेशन, अभी डेटा माइग्रेशन का इट्स अ वेरी डाइसी थिंग। डेटा माइग्रेशन मतलब ऑलवेज जो ये ट्रांसफर करते हैं ना, तो आपका जो भी डेटा है ना, इसमें डेटा माइग्रेशन कंसेप्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कोई भी एक्सेल फॉर्मेट में, मतलब देयर गिव अ सर्टेन फॉर्मेट, वो सारा आपका मास्टर से लेकर ओपनिंग बैलेंसेस से लेकर आउटस्टैंडिंग से लेकर सारा आपको एक्सेल के अंदर डाल के उसके अंदर इसमें ऐप में है प्रोविजन टू डायरेक्टली इंपोर्ट। सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट, ओके, आपका ओपनिंग बैलेंसेस, स्टॉक्स, आइटम मास्टर, सप्लायर मास्टर, कस्टमर मास्टर, जो चार्ट ऑफ अकाउंट जितना सारा है आप एक्सेल में लो, उसके साथ डायरेक्ट डेटा माइग्रेशन उसके अंदर कर सकता है डायरेक्टली। ओके, सो दैट इज वन थिंग। एंड फॉर योर मतलब बोल सकते हैं एडवांटेज, हम लोग जैसे हम लोग के क्लाइंट का, हम लोग का जो सॉफ्टवेयर का है ना, मतलब बहुत सारे क्लाइंट हम लोग का जब कन्वर्ट होते हैं ना, तो हम लोग उनका क्या होता है, जैसे आज तक आप लोग कितना साल हो गया, 10 साल 15 साल हो गया, ओके, 10 साल तो हो गया टैली के ऊपर, हाँ, अभी क्या करेंगे, साला जिंदगी भर टैली यूज करते रहना पड़ेगा, 10 साल का डेटा। तो हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए, ओके, व्हाट वी हैव डन इज एक डेटा इंपोर्ट माइग्रेशन, अकाउंटिंग डेटा माइग्रेशन इनटू एसएपी बना दिया, एंड टैली का हम लोग का 60% रेडी है। सो दिस कैन बी ऑफ ट्रिमेंडस यूज टू यू, कि आपका 5 इयर्स का जितने भी आपका टैली का है, फट 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 को ये टूल दे देंगे हम लोग, वो टूल के ऊपर से आप जितने साल का है आपका सब इसके अंदर आ गया। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको बाद में टैली को वापस देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू आर यूज्ड टू टैली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम एसएपी, आपका सारा डेटा एसएपी का मतलब टैली में से एसएपी में माइग्रेट कर दिया, आपको झंझट नहीं। आफ्टर 5 इयर्स, नहीं तो आपको टैली क्या है, टैली के ऊपर पकड़ के रखना पड़ेगा, ये टैली 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 अपने को डालते रहना पड़ेगा कि भाई टैली के ऊपर डेटा ट्रायल बैलेंस मांगा 10 साल पुराना, तो क्या करेंगे, ये सारा हम लोगों ने टूल बना दिया है। तो दैट इज वेरी पावरफुल डेटा माइग्रेशन टूल विच वी हैव डेवलप्ड फॉर आवर क्लाइंट्स एंड फॉर टैली। टैली में 60% कंप्लीट है, 25-30% बाकी का आराम से हो जाएगा। ओके, देन देयर इज कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, अपने जो ये आता है ना, आई टेल यू, एनी ईआरपी इज लाइक अ टाटा ट्रक। टाटा ट्रक आपने देखा ना, अब कभी कभी रास्ते पे देखते हैं टाटा ट्रक कैसे रहते हैं, जो ड्राइवर्स सदा ड्राइवर्स चलाते हैं, वो क्या करते हैं, आगे बॉडी रहता है, ऊपर खुला रहता है, खाली विंडशील्ड रहता है और वो चलाते हैं। टाटा ट्रक 80% ऑफ द टाटा सेल ट्रक्स इन दिस फॉर्मेट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर आदमी अपना अपना एप्लीकेशन बनाता है, यही टाटा ट्रक का। कोई इसको हाई कैरियर बनाता है, कोई इसको बस बनाता है, कोई इसको एम्बुलेंस बनाता है, सब अलग अलग है, राइट? नाउ ईआरपी इज जस्ट लाइक दैट। एसएपी गिव्स यू द इंजन, पावर है उसमें, सब कुछ उसी में है, बट बाकी जो फैक्टर्स है एज फार एज द यूजर इज कंसर्न, वो आपकी का जो बॉडी बना के आपके हिसाब से आपको बिठाने के कंफर्ट के लिए देता है। सो द इंप्लीमेंटेशन पार्ट वी प्ले द रोल ऑफ मेकिंग द बॉडी। अगर बॉडी कंफर्टेबल नहीं होगी तो फ्रॉम अ लग्जरी कार इट विल बिकम अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। दैट इज अ बिगर चैलेंज, कि अगर वो प्रॉपर, बहुत बार ईआरपी के पर यार ये बराबर नहीं हो रहा, ये वो ईआरपी बदनाम होते हैं। ओके, मतलब अगर आपका टाटा ट्रक है, ओके, ट्रक वही है, लेकिन लग्जरी बनाने की जगह उसको एज अ कैरियर की तरह बना के आपको बिठाया, तो आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, एंड देन अपने बोलते यार ये ट्रक बेकार है इसकी, मतलब टाटा के ट्रक्स अच्छी नहीं है। सो इट्स लाइक दैट। सो ईआरपी इज नॉर्मली नेवर at fault, but it's how we actually implement it which is the most important thing. So configuration is a one very important part. Okay, so the business model study करके आपका जो configure करते हैं, that is a very important part. Then customization is also equally important. Customization में मतलब जो चीज इधर मतलब कोई भी एप्लीकेशन सेल्स है, यानी सेल्स के अंदर इन लोगों ने 100-200 फील्ड देके रखा है। अभी ये 100-200 फील्ड में मतलब आपका कोई स्पेसिफिक फील्ड है, ओके, से फॉर एग्जांपल आपका एक सेल्स बिल होता है ना, तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन आता है,
यू नो द केवीए दिस दैट, ये सब चीज तो सभी में डेटा में नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे यार मेरे को डालना है बिलिंग में कितना केवीए का है, कितना ये है, अलग अलग डालना है, तो उसको मेरे को कल को एनालिसिस भी चाहिए भाई, ये मोटर जा रहा है तो मोटर का ये है, इसका ये स्पेक्स है, ऐसा करके तो आपका 10-15 नया फील्ड आ गया। ओके, सो नाउ दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ कस्टमाइजेशन, कि जो उनका रेगुलर फील्ड है वो नहीं है, आपको एक्स्ट्रा फील्ड डालना पड़ता है, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कस्टमाइजेशन where a user requires fields. Okay, these are called user defined fields, UDF. Okay, उसके साथ में ये फील्ड का कई रेफरेंसिंग के लिए भी होगा, ये फील्ड का कोई रेफरेंसिंग, सो यूजर डिफाइंड मास्टर्स होगा। यू नो लेट्स से आपका फील्ड है ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, अभी ट्रांसफॉर्मर मटेरियल है, नो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अभी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है, 4 टाइप्स होते हैं। ओके, इंडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस दैट, ऐसे 6 टाइप्स है, यानी रैंडम तो ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है, 6 टाइप, 8 टाइप, 10 टाइप हो गया। ओके, ये टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब बोले नहीं मेरे को ये मास्टर में से चाहिए, मास्टर चाहिए, हो सकता है 7वां टाइप भी आए तो मैं डाल सकता हूँ उसमें। सो दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड मास्टर। ओके, इस टाइप से यूजर डिफाइंड फील्ड हुआ, यूजर डिफाइंड मास्टर हुआ, और यूजर डिफाइंड टेबल भी हुआ। क्या कोई मेरे को ऐसा ही एक अलग एक अपने जो है ना एक आई डोंट नो आपके इसमें है, बट ट्रांसफॉर्मर का होता है वो चेकिंग होता है ना, टेस्ट सर्टिफिकेट्स होता है। बट टेस्ट सर्टिफिकेट्स क्या है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। टीसीस टेस्ट सर्टिफिकेट्स का वैलिडिटी नहीं है अकाउंटिंग, बट यू हैव टू फीड द डेटा एंड यू हैव टू गिव इट टू ऑल द, मतलब जहां भी आप सप्लाई कर रहे हैं कि मेरे को टेस्ट सर्टिफिकेट देने का। अब वो टेस्ट सर्टिफिकेट क्या करेंगे, आपका सब कुछ इसमें है, अभी टेस्ट सर्टिफिकेट एक्सेल में बना के रखेंगे तो ये टाइम कोई भी 5 साल के बाद में देखने का ये कस्टमर को क्या गया था, इसका टेस्ट सर्टिफिकेट क्या है, तो वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, तो क्या करेंगे। ओके, अब टेस्ट सर्टिफिकेट डेटा डालना है, अकाउंटिंग से भले को नहीं है, आप एक नया यूजर डिफाइंड टेबल बनाओ, बाय टीसी मास्टर, टेस्ट सर्टिफिकेट मास्टर, सॉरी टेस्ट सर्टिफिकेट डेटा। ओके, अब ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है, उसका कंपोनेंट का नाम लिख दिया, सीरियल नंबर लिखा, और उसका टेस्ट सर्टिफिकेट, मतलब अंडर दिस मच वोल्टेज परफॉर्मिंग दिस वे, दिस मच वोल्टेज परफॉर्मिंग। तो ये क्या हो गया, ये आपका यूजर डिफाइंड टेबल हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, V1 is so beautiful that as a user yourself, you can define your user-defined field, user-defined table, user-defined master, आप खुद कर सकते हैं। It is so powerful. With of course certain amount of training. और वो over the course of time हम लोग आपको, जैसे implementation के टाइम पर जो है ना, हम लोग आपको इतना ट्रेनिंग दे ही देते हैं कि आप खुद टक 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 करके बना सकते हैं। और ये जो टेबल बनाया, खाली डेटा स्टोरेज नहीं, उसको क्रॉस लिंकिंग करके इधर उधर से लाना है ना, वो सब भी आप कर सकेंगे। ओके, दिस इज द पावर ऑफ V1. आई हैव प्लेड विद नेविजन आल्सो, मतलब दैट्स अनदर ERP and all that, बट ये सारा पावर इज नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ, इनफैक्ट दैट इज व्हाई आई हैव स्टक टू V1 itself, you know. तो कस्टमाइजेशंस का ये होता है मेजर। देन देयर इज वन मोर कस्टमाइजेशन, जहां पर आपका एग्जिस्टिंग बेस के अंदर, मतलब से फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर ही आपको कुछ ऐसा न्यू एडिशन करना है जो आपका टोटलिंग वोटलिंग ये वो को सब चेंज करता है, खाली फील्ड ऐड करना वगैरह नहीं, उसके अलावा भी और कुछ भी ऐड करने का, तो देन दैट कॉल्स फॉर अ एड ऑन डेवलपमेंट। एड ऑन डेवलपमेंट मतलब क्या, वो एड ऑन जो है ना, वो आपका जो एग्जिस्टिंग फॉर्म रहता है उसके साथ में ये डेवलप होता है, मतलब उसके साथ पिच करता है, और ये पूरा एड ऑन डेवलप होके और आपका जो बेसिक फॉर्म का वर्किंग वगैरह है उसको मॉडिफाई कर सकता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एड ऑन डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन इन दैट फॉर्मेट। ठीक है, सो कस्टमाइजेशन, एड ऑन डेवलपमेंट एंड बाकी का यूजर डिफाइंड टेबल, यूजर डिफाइंड फील्ड वगैरह वो सब उसमें आ गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन, राइट। सो कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, उसके बाद में लेआउट डिजाइनिंग। लेआउट डिजाइनिंग मतलब कि आपका जो फॉर्म्स रहता है ना, जो बाहर जाता है, बिल हुआ, चलान हुआ, वाउचर्स हुआ, ये सबको लेआउट्स बोलते हैं। ओके, देन देयर इज रिपोर्ट डिजाइनिंग। लेआउट वगैरह डिजाइन हो गया, द मोस्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फिर बाद में आता है रिपोर्ट्स, कि आपको क्या क्या रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं। ओके, एंड देन टेस्टिंग विद यूजर एक्सेप्टेंस। ये सब होने के बाद में टेस्टिंग कराते हैं कि भाई सर देखो आप इसको चलाओ, देखो आपके हिसाब से। टेस्टिंग में भी 2-3 लेवल्स के टेस्टिंग रहते हैं। एक होता है कि भाई पहले फंक्शनल टेस्ट करते हैं, हाँ ठीक है,
उसमें बग्स निकला, सॉल्व कर दिया, फिर वो आपने ओके किया, ओके नाउ दिस एज पर मी, एंड देन उसको पैरेलल रन बोलते हैं। पैरेलल रन होने के बाद यू कम टू द स्टेज ऑफ गो लाइव। गो लाइव में मीन्स क्या, यू क्लोज ऑल अदर। पैरेलल रन में मतलब क्या है, तब तक आपका टैली तो चालू रहेगा। गो लाइव क्या मीन्स अभी टैली भी बंद हो गया मतलब। अच्छा, ये जैसे कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन और डेटा माइग्रेशन के पहले ही एक दो और स्टेजेस रहते हैं टिपिकली, जहां पर यूजर का रिक्वायरमेंट हम लोग समझते हैं, भैया आपको क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए, मतलब वो पूरा सिस्टम स्टडी, यूजर डिफिनेशन, ये सारा हम लोग कर देते हैं। सो दिस इज द एंटायर राइट फ्रॉम यूजर सिस्टम स्टडी टू गो लाइव तक का, एंड देन पोस्ट गो लाइव सपोर्ट। पोस्ट गो लाइव मतलब क्या, गो लाइव होने के बाद में भी 5-7 ऐसे, अरे यार ये मेरा इसमें यार ये रह गया, मेरे बोलना रह गया था पहले, यहाँ कुछ ये हो गया, वैसे पोस्ट गो लाइव सपोर्ट टिपिकली 1 मंथ तक का कुछ ना कुछ छोटा छोटा होता है, वो ऐसा रहता है। सो दिस इज द कंप्लीट stages of an or the process of the ERP implementation. Okay, and ये हो गया। अब एक क्या है, just we have to keep certain things in mind, then we have to keep that ERP जो सक्सेस करना है ना, तो try to re-engineer your existing systems rather than redesigning your ERP। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, ट्राई करो ना यार इसको ऐसा करना, क्योंकि देयर इज सम लॉजिक इन दैट आल्सो। हो सकता है आपने एक पर्टिकुलर कन्वीनियंस के लिए वो बाईपास कर दिया हो। ट्राई टू री इंजीनियर दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम, देन मिनिमाइज द कस्टमाइजेशन, वही री इंजीनियरिंग, एंड ओके, एंड मेंटेन अ कॉमन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज यू आर द पर्सन और ही इज द पर्सन, यू टू विल बी द ERP चैंपियंस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द गो लाइव स्टेज यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस। ओके, अब ये जो कॉमन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी अ पावरफुल पर्सन। क्यों? जो भी चीज में, जो भी प्रोसेस के अंदर कुछ भी कंफर्ट जोन, कोई भी प्रोसेस टूटता है ना, तोड़ता है ना, तो क्या होता है, देयर इज प्रेशर, देयर इज ट्रिमेंडस प्रेशर फ्रॉम द यूजर्स। अरे यार ये बराबर नहीं है, हमको ऐसा नहीं चल सकता है, होता है। तो पावरफुल होना है, करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको फायरिंग करना है तो फायरिंग करना पड़ता है। तो ये जो है ना, कॉमन पर्सन, पावरफुल पर्सन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। देन ये जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे अभी क्या है, आपका फंक्शनल यूजर है भाई, वो स्टोर्स वाला कुछ बोलता है भाई मैं ऐसा मेंटेन करता हूँ, अभी आपके इसमें ऐसा नहीं है, ये मेरे को चेंज कर दो। लॉजिकल चेंज लगता है, ठीक है, आप चेंज करके देंगे, लेकिन ये चेंज जो आप बोल रहे हैं ना, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है अकाउंट्स वाले को इफेक्ट करता हो। अभी अकाउंट वाले को इफेक्ट करता है ना, ये डॉक्यूमेंट करके वो चेंज डॉक्यूमेंट जो है ना, बोल देने का सबको, वो भेज देने का कि ये चेंजेस रिक्वायर्ड है। इसलिए डॉक्यूमेंट एवरीथिंग रिगरसली एंड कम्युनिकेट टू दैट। ओके, तो वो कम्युनिकेट, अकाउंट वाले ऐसा करने से तो ये हो जाएगा यार, ऐसे कैसे चलेगा, फिर उसका रास्ता निकालो कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। देन डील विद द वेंडर प्रोफेशनल। वेंडर प्रोफेशनल मतलब क्या है, एक तो पहले क्या है, नो जस्ट टॉक्स लाइक टॉक राइटिंग। प्रोफेशनल में क्या होता है कि भाई सर आई विल गेट दिस ऑन दिस डेट, ओके, एंड देन प्रोफेशनल मतलब इक्वली अदर साइड ऑल्सो, कि चलो मैं ये टेस्ट करा के 3 दिन में देता हूँ, तो टारगेट करो 3 दिन में। तो ही क्या होता है, जो ERP का फ्रेमवर्क, ये वो टाइम फ्रेम एंड दैट स्मूथनेस जो है ना, वो ये सब चीजों। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। not just टेस्ट करके दूंगा, इवन थिंग्स लाइक मास्टर्स बनाना। हाँ, वेरी ऑफन वी सी मास्टर्स के लिए 2 दिन में जाएगा, 2 दिन का 1.5 महीने बाद जो भी मास्टर बन रहा होता है, मास्टर में क्या चार्टर इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोसीड। ओके, तो एनीथिंग, अगर कुछ पूछना है तो आपका लाइसेंस क्रंचिंग का है ना, लाइसेंस क्रंचिंग का, हाँ उसमें अपन ये सिस्टम डाल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर मेरा सिस्टम को यूज नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। दैट इज इट। मतलब क्या हो रहा है अभी वो, लेकिन क्या है कि समटाइम इट कैन बी रूड, तो उसको ऑन ऑफ रखा है, ऑप्शन दिया। अभी यार सीनियर बंदा है, वो 5 मिनट इधर उधर गया और देखा उसने आधा भी बना था, वो निकल गया, तो थोड़ा जुडिशियसली यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो नहीं है ना, आपको क्या नीचे दिख रहा है ना, क्या ये पर्टिकुलर यूजर ये यूज करके बैठा हुआ है,
आपको जल्दी जाना है, जल्दी कुछ करना है, राइट क्लिक करके मैसेज दो उसको, पटा करके उसको मैसेज में, सर प्लीज आई नीड टू डू दिस इमीडिएटली, सेल्स बिल बनाने का इमीडिएटली कर सकते हो। हम लोग कहीं ऑफिस पुणे में, बैंगलोर, दिल्ली, तो वो वहीं से यू कैन डू इट, वहीं से राइट क्लिक करके फंक्शनलिटी में ऐसा भी खुद ही बंद कर देगा, तो वापस रीलोड करना ही पड़ता जो वो है वेरी मच ट्रू। ओके, तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज बंद कर दो, डिपुट बंद, डिपुट रिकॉर्डिंग।